क्लास 11th एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर चल रहा था और हमने लास्ट टर्म पर ये पढ़ लिया था कि रदरफोर्ड मॉडल के दोष क्या है। रदरफोर्ड की सबसे बड़ी दिक्कत तो यही थी कि वो ये नहीं बता पाया कि उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, और दूसरी बात ये नहीं बता पाया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार घूमेंगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा की जब कमी आएगी तो उनको इलेक्ट्रॉनों को अंततः नाभिक में समझ आना चाहिए। तो अब जो उसके मॉडल में सुधार करने वाला अगला वैज्ञानिक आया था वो था नील्स बोहर। बोहर को बोर भी कहा जाता है, तो दोनों एक ही शब्द है। तो नील्स बोहर का परमाणु मॉडल क्या कहता है, हम इस पर चर्चा कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहली बात तो उसने जो कही थी वो ये है कि जो परमाणु है, परमाणु में मध्य में क्या होता है, नाभिक, ठीक, और नाभिक के बाहर क्या होती है, कक्षाएं। तो ऐसे कक्षाएं तो काफ़ी सारी होती हैं, बहुत सारी अनंत कक्षाएं हैं इसके बाहर, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, केवल निश्चित ऊर्जा और निश्चित त्रिज्या की, यानी उन्हीं कक्षाओं में निश्चित त्रिज्या व निश्चित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, निश्चित ऊर्जा की और निश्चित त्रिज्या की कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, सभी प्रकार की कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते। यानी नाभिक से एक निश्चित त्रिज्या पर एक कक्षा मौजूद होगी, उससे थोड़ा आगे दूसरी कक्षा, उससे थोड़ा आगे तीसरी कक्षा, तो जिनकी एक निश्चित त्रिज्या होगी। और दूसरी बात, उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन अगर घूमेगा तो उसकी ऊर्जा भी कैसी बनी रहेगी, हमेशा स्थिर बनी रहती है, निश्चित ऊर्जा रहती है। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी ऊर्जा ना तो कभी कम हो सकती है ना कभी ज़्यादा हो सकती है, अर्थात ऊर्जा का मान कैसा बना रहता है, निश्चित बना रहता है। तो इन कक्षाओं को हम कोश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कोश। और ये होती है KLMN डैश डैश डैश। इनको आजकल 1 2 3 4 भी कहते हैं। तो ये जो 1 2 3 4 नंबर ये क्या है, कक्षा है। फिर से सुन लें, बोहर के परमाणु मॉडल के अनुसार ये है बोहर के परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। क्या है ये, बोहर परमाणु मॉडल की अवधारणाएं। बोहर ने कुल मिलाकर के 3 अवधारणा प्रस्तुत करी जिनके आधार पर अपना मॉडल रखा। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही थी, वो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो ऊर्जा क्या हो जानी चाहिए, नष्ट हो जानी चाहिए। यहाँ पर इस समस्या का सॉल्यूशन कर दिया गया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी त्रिज्याओं का मान भी निश्चित होता है और ऊर्जा का मान भी कैसा रहता है, निश्चित रहता है। अर्थात ये एक ऐसा गोला है हमारे चारों तरफ या नाभिक के चारों तरफ, जहाँ कितना भी घूम लो आपकी ना तो ऊर्जा नष्ट होगी और ना ही बढ़ेगी। तो इसका मतलब ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है, इसके अंदर निश्चित रहती है। तो पहली धारणा तो ये हो गई। दूसरी धारणा, अब ऐसी कक्षाएं हैं कौन सी जिनकी ऊर्जाएं हमेशा निश्चित रहेंगी। तो इसके लिए इसने दूसरा फार्मूला दिया। उसने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π का पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या होता है, h/2π का पूर्ण गुणज, h/2π एक संख्या आई इसके पास निकल के। पूर्ण गुणज का मतलब या तो आप 1 से गुणा करो, पूर्ण संख्या से, 2 से, 3 से, 4 से। तो आप देखें पहली कक्षा के लिए 1 से गुणा हो जाएगा, दूसरी के लिए 2 से, तीसरी कक्षा के लिए 3 से। तो जिनके कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज के रूप में आ जाता है। तो जैसे हम लोग h/2π की एक एक करके मैं ले लेता हूँ सारी चीज़ें। दो अवधारणाएं हमने पढ़ी हैं, दोनों ही अवधारणा को मैं एक बार और बता रहा हूँ आपको। पहली अवधारणा तो आपकी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये नाभिक है, इसमें देखें 1 कक्षा, 2 कक्षा और 3 कक्षा, ऐसी चौथी पांचवी पूरी वृत्ताकार कक्षा बन जाएंगी। तो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए कोई कक्षा यहाँ पर है इस तरह से, ठीक है, लेकिन इसमें ऊर्जा का मान स्थिर नहीं है, निश्चित नहीं है, तो इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाएगा। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनकी त्रिज्या का मान और ऊर्जा का मान कैसा होता है, निश्चित होता है। उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को कोश कहते हैं। पहली कक्षा K हो गई, दूसरी L, तीसरी M, ऐसी N, O इस तरह से होती है। दूसरी अवधारणा, अब ये कक्षा है, जैसे इसी को निश्चित ऊर्जा की कक्षा क्यों माना, तो हमने हमारे मन से नहीं माना। उसने कहा वे कक्षाएं जिनके कोणीय संवेग का मान MVR
किसका पूर्ण गुणज होता है? h/2 का पूर्ण गुणज। h का मान होता है 6.62 गुणा 10⁻⁻34 बटे 2, पाई का मान है 3.14। ठीक है, तो ये लगभग कट गया इससे 2.2 बार और ये आ जाएगा 1.1 बार। तो ये आ गया मान 1.1 गुणा 10⁻⁻34। ये किसका मान आया? h/2 का। पहली कक्षा के लिए जो मान आएगा कोणीय संवेग का इतना आएगा, दूसरी कक्षा के लिए 2, तीसरी के लिए 3, चौथी के लिए 4। जिनका मान ये आ जाएगा उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा लेंगे, अन्यथा चक्कर नहीं लगाएंगे। तो सीधा सा आपको तो याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनके कोणीय संवेग का मान h/2 का पूर्ण गुणज होता है। अब तीसरी बात महत्वपूर्ण बात है, ये देखिए लिखा हुआ है कुछ, इसको ध्यान देंगे। यहाँ से देखें, मान लीजिए पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या है? मौजूद। अब कक्षाओं का सिस्टम होता है, सबसे कम ऊर्जा पहली कक्षा की, उससे ज़्यादा दूसरी की, उससे ज़्यादा तीसरी की। ये हमारी क्लास जैसा ही सिस्टम है। पहली कक्षा में पढ़ने में बहुत कम जोर पड़ता है, दूसरी और कठिन हो जाती है, तीसरी और कठिन, तो ऊर्जा उनकी बढ़ रही है, ऐसे इन कक्षाओं की ऊर्जा भी बढ़ रही है। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस कक्षा में जाना चाहता है, पहली से दूसरी में जाना चाहता है। तो बताओ, हम पहली से दूसरी में जाते हैं तो हमको एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। उस एग्ज़ाम का नाम ही ऊर्जा है। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कठिन आ गया तो फेल, और एग्ज़ाम सरल आ गया तो पास। तो यहाँ पे क्या होता है, हमको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए बोलिए इस इलेक्ट्रॉन को कुछ ना कुछ ताकत देनी पड़ेगी। यहाँ ऊर्जा कैसी है? कम, यहाँ कैसी? ज़्यादा। तो इसको हमको ऊर्जा देनी पड़ती है। तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर जितनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन अवशोषित करता है उसे लिखते हैं हम hν के रूप में। h क्या है? प्लांक स्थिरांक, और न्यू क्या है? आवृत्ति। इसके बारे में अपनी चर्चा हो चुकी थी पहले। तो ये तो आवृत्ति है और ये क्या है? प्लांक स्थिरांक। तो यहाँ से देखें, दोबारा समझ लें, जो निम्न कक्षाएं हैं, निम्न ऊर्जा स्तर है, उनकी ऊर्जा कम है, और जिनकी उच्च कक्षा है वो उच्च ऊर्जा स्तर है, यानी उनकी ऊर्जा कैसी है? ज़्यादा। तो जब हम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो हमें क्या करता है भाई? आप एक बात बताइए, पहली सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जाओगे तो आपको ताकत लेनी पड़ेगी पहले, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो ताकत क्या होती है? निकालनी पड़ती है। तो ऐसे यहाँ पे जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो हमको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है। और अगर इलेक्ट्रॉन वापस से दूसरी से पहली में आया है तो क्या होगा? जो ऊर्जा इसने ली है उसको वापस देना पड़ता है। समझे बात? तो देख लें, इलेक्ट्रॉन अगर एक कक्षा से अपनी ऊपरी कक्षा पर जाता है तो कितनी ऊर्जा लेता है? hν के बराबर। इसे देखो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो हमारी ऊर्जा होती है उसकी इकाई होती है क्वांटा, यानी ऊर्जा जो होती है वो क्वांटा के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? क्वांटा के रूप में। और जो क्वांटा होता है उसका मान किसके बराबर होता है? hν के। यानी हम लोग जब ऊर्जा लेते हैं तो मान लीजिए हमारे ऊपर कोई प्रकाश गिर रहा है सूर्य का, तो सूर्य के प्रकाश से हमको जैसे जैसे गर्मी मिल रही है, इसका मतलब हमको क्वांटा मिलते जा रहे हैं। एक क्वांटा मिला, दूसरा क्वांटा मिला, तीसरा क्वांटा, तो वो ऊर्जा किसके बराबर होती है? एक क्वांटा की hν के बराबर। तो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना है तो हमको कितनी ऊर्जा चाहिए? एक क्वांटा। दूसरी से तीसरी में जाना है तो कितनी चाहिए? एक क्वांटा। यानी एक कक्षा का अंतर हो, पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, तो कितने क्वांटा की आवश्यकता होती है? एक क्वांटा की। अब आपसे कहे पहली से तीसरी में जाए तो कितनी चाहिए? तो बोलो पहली से दूसरी hν, दूसरी से तीसरी hν, तो पहली से तीसरी कितना आ जाएगा? 2hν। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं निश्चित ऊर्जा की में। जब निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब उल्टा आएगा, मान लो तीसरी से पहली में आएगा, तो जो ऊर्जा पहले ली है, बोलो ये तो कैसी है? ज़्यादा ऊर्जा की जगह। देखो यहाँ से देख रहे, मान लीजिए इस ऊर्जा का मान 1 है, इस ऊर्जा का मान 2, और इस ऊर्जा का मान कितना है? 3। ठीक, अगर मान लो इसको हम ऊर्जा देंगे तो ये क्या करेगा? ऊर्जा को अवशोषित करेगा। अवशोषित करके क्या हो जाएगा? ज़्यादा ऊर्जा वाला हो जाएगा।
यहाँ कौन सी जगह है, कम ऊर्जा की जगह, ज़्यादा ऊर्जा की जगह कहाँ है, 2 में, 3 में, 4 में ज़्यादा ऊर्जा की। हमने hν ऊर्जा दी तो कहाँ चला गया, दूसरी कक्षा में ज़्यादा ऊर्जा वाली जगह। 2hν दी तो कहाँ चला जाएगा, तीसरी में। 3hν देंगे तो चौथी कक्षा में चला जाएगा, बोलो ऐसे ही जाएगा। अब मान लो ये क्या चाहता है कि मैं वापस से अपनी पहली कक्षा में आना चाहता हूँ, तो पहली कक्षा की ऊर्जा तो किसके बराबर है, hν के बराबर है। तो ये क्या करेगा, पहले अपनी 3hν से क्या होगा, 1hν यहाँ निकालेगा, 1hν यहाँ निकालेगा, जब निकाल देगा तब इस ऊर्जा के बराबर आएगा। तो ध्यान रखें, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। कितनी ऊर्जा का अवशोषण, कितनी ऊर्जा का, तो एक कक्षा में संक्रमण करने के लिए hν का 2 कक्षाएं संक्रमण करनी है तो 2hν, 3 है तो 3hν। तो इसके लिए मैंने ऊर्जा का अंतर लिख दिया, डेल्टा ई बराबर ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, यानी अंतिम कक्षा माइनस प्रारंभिक कक्षा घटा दीजिए। जैसे आपने देखा तीसरी कक्षा में गया था, E3 माइनस E1, कहाँ से, पहली से तीसरी में। तो अंतिम कौन सी हो गई, तीसरी, पहली हो गई। कितने का अंतर आएगा, 3 माइनस 1, इसका मतलब 2hν। कितनी ऊर्जा चाहिए। अगर आपसे कहता कि पहली से दूसरी में, तो फिर क्या होता, पहली से तीसरी में तो आप करते E1 E3, कितना आता, -2hν। माइनस का मतलब ऊर्जा निकाली गई है, और माइनस नहीं आया तो इसका मतलब ऊर्जा का अवशोषण किया गया है। तो हमारे पास ये बोर की 3 धारणाएं हैं, आप इनको अच्छे से कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ बोहर की धारणाओं को। पहली धारणा, इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरी, और इन कक्षाओं की क्या होती है, ऊर्जा और त्रिज्या का मान निश्चित होता है, इनको कोश बोलते हैं। दूसरी बात है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। और तीसरी चीज़ है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से ऊर्जा ग्रहण कर, ऊर्जा अवशोषित कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जबकि उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा उत्सर्जित करके कहाँ आते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाते हैं। इस समय जो ऊर्जा ली या दी जाती है किसके मान के बराबर होती है, क्वांटा के मान के बराबर, यानी hν के मान के बराबर होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में। थैंक यू।